हेलो बच्चों, आज हम फ्रांस की क्रांति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सबको आता ही होगा, बूर्बो राजवंश। और दूसरा है लुई 16वां जब राजगद्दी पर बैठा था, लुई 16वां कब राजगद्दी पर बैठा था? 1774 में। और लुई 16वां की शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से। लुई 16वां की शादी किससे हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से, जब वो 20 साल का था। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था तो उसकी उम्र 20 साल थी और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। लुई 16वां जब गद्दी पर बैठा था तो उसने फ्रांस का खजाना खाली पाया। इसके क्या कारण थे? मैंने वैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर भी मैंने इसके क्वेश्चन आंसर बना दिए हैं। तो उनका फ्रांस के खजाना खाली होने के क्या कारण थे? क्योंकि फ्रांस ने लंबे युद्ध लड़े थे। नंबर 2, वर्साई के महल की शान शौकत बनाए रखने के लिए फजूल खर्ची करता था लुई 16वां। और लुई 16वां ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से आज़ाद करवाने के लिए 10 अरब लिब्रे का कर्ज लिया था। फ्रांस के ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से था और अब उसके ऊपर 12 अरब लिब्रे का कुल कर्ज चढ़ गया था, जिसके कारण कर्जदाता और ज़्यादा ब्याज की मांग कर रहे थे, जिसके कारण सारी करों से इकट्ठा होने वाली आमदनी कर्ज चुकाने में चली जाती थी, जिसके कारण फ्रांस का खजाना खाली था। पहले ही 2 अरब लिब्रे का था, लेकिन लुई 16वां ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से छुड़वाने के लिए 10 अरब लिब्रे का कर्ज ले लिया था, जिसके कारण उसके ऊपर 12 अरब लिब्रे कर्ज हो गया था और उसका ब्याज, कर्जदाता ने ब्याज बढ़ा दिया था, ब्याज की दर बढ़ा दी थी, जिसके कारण जो इतना भी पैसा फ्रांस में इकट्ठा होता था वो सारा कर्ज चुकाने में चला जाता था, इसलिए भी फ्रांस का खजाना खाली था। वर्साई के राजमहल की जो नियमित बाकी काम होते थे, जैसे राजमहल की शान शौकत बनाए रखना, सेना के रखरखाव, विश्वविद्यालय और सरकारी कार्यालय को चलाने के लिए भी जो पैसे थे, पैसों की ज़रूरत थी, उसके लिए भी कर लगाने की ज़रूरत थी। इससे पता चलता है कि वहाँ का जो खजाना था वो खाली था। फ्रांस में जन्मना विशेषाधिकार किसको प्राप्त थे? फ्रांस में जन्मना विशेषाधिकार किसको प्राप्त थे? फ्रांस में जन्मना विशेषाधिकार पादरी वर्ग को और कुलीन वर्ग दोनों को प्राप्त थे। इन दोनों वर्गों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को, पहली स्टेट वालों को और दूसरी स्टेट वालों को। इनको इसमें जो विशेष अधिकार में इसमें उनको राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। ना तो पादरियों को राज्य को कर देना पड़ता था, ना कुलीन वर्ग को। फ्रांस में 1789 से पहले के समय को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस में 1789 से जो पहले का जब क्रांति नहीं हुई थी, जब राजे होते थे, उस समय को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में कुलीन वर्ग को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? फ्रांस में जो दूसरी स्टेट के लोग हैं, कुलीन वर्ग हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त थे? कुलीन वर्ग को जन्मना विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिसमें राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट मिली हुई थी कुलीन वर्ग को। कुलीन वर्ग को सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे, जिसके अधीन वो किसानों से सामंती कर वसूला करते थे। कुलीन वर्ग को दो थे, एक तो उनको कर देना नहीं पड़ता था, उल्टा वह किसानों से कर लेते थे। फ्रांस का समाज कितने स्टेटस में बटा हुआ था और कौन कौन सी? फ्रांस का समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। पादरी वर्ग प्रथम स्टेट, कुलीन वर्ग द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट के भी आगे हिस्से थे। पहली
तृतीय स्टेट का पहला हिस्सा था बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील। इनको मध्य वर्ग भी कहते थे, जो पढ़े लिखे और ये अमीर लोग थे तीसरी स्टेट के। और किसान और कारीगर, जिनके ऊपर पूरे देश का खर्चा मतलब पूरा बोझ था, काम का बोझ भी था और करों का बोझ भी था। छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर और नौकर तीसरी स्टेट का तीसरा भाग थे। फ्रांस में किसानों को क्या क्या काम करने पड़ते थे? फ्रांस अपने स्वामी फ्रांस में फ्रांस में किसानों को क्या क्या काम करने पड़ते थे? किसान अपने स्वामी की सेवा उसके घर पर काम करके करता था। किसान एक तो अपने जो मालिक होता था उसकी सेवा उसके घर पर काम करके करता था। नंबर 2, किसान अपने स्वामी की सेवा उसके खेतों में काम करके भी करता था। किसान को सैन्य सेवा भी देनी पड़ती थी और किसान देश में सड़कों के निर्माण में भी सहयोग करने के लिए बाध्य था। मतलब एक तो अपना जो मालिक होता था उसके घर में काम करके उसकी सेवा करता था, दूसरा अपने स्वामी की सेवा खेतों में काम करके करता था। देश अगर सैन्य सेवा भी किसान ही देते थे, सेना में भी देश की जो सेना होती थी उसमें भी किसान ही भर्ती होते थे। किसान देश में सड़कों के निर्माण अगर होता था उसमें भी सहयोग देने के लिए मजबूर थे। फ्रांस का किसान कौन कौन से कर अदा करता था? तो फ्रांस का किसान चर्च को टाइद धार्मिक कर अदा करता था। किसान कुलीन वर्ग को सामंती कर अदा करता था। किसान सरकार को टाइल प्रत्यक्ष कर भी अदा करता था। किसान नमक, तंबाकू जैसी वस्तुएं खरीद कर सरकार को अप्रत्यक्ष कर भी अदा करता था। फ्रांस की मुद्रा का क्या नाम था और फ्रांस की मुद्रा को कब समाप्त कर दिया गया? फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था और उससे और 1794 में से समाप्त कर दिया गया। फ्रांस की मुद्रा का नाम लिब्रे था और उसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। लुई 16वां ने समाप्त किया था। पादरी वर्ग से आप क्या समझते हैं? चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहते हैं। चर्च के विशेष कार्य जो काम होते हैं चर्च के उनको करने वाले व्यक्तियों के समूह को चर्च के विशेष कामों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को पादरी वर्ग कहते हैं। फ्रांस में टाइद क्या था? फ्रांस में टाइद क्या था? फ्रांस में टाइद धार्मिक कर था जो कि किसान चर्च को अदा करते थे और जो कि कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। फ्रांस में टाइद जो होता था वो धार्मिक कर था जो किसान चर्च को अदा करता था और जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। फ्रांस में टाइल क्या था? फ्रांस में टाइल प्रत्यक्ष कर था जो तीसरी स्टेट के सभी लोग सरकार को चुकाते थे। फ्रांस में जो टाइल था वो प्रत्यक्ष कर था जो तीसरी स्टेट के सभी लोग सरकार को चुकाते थे। फ्रांस में स्टेट का क्या अर्थ था? फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट कहते थे। फ्रांस की क्रांति से पहले जब फ्रांस में क्रांति नहीं हुई थी उससे पहले फ्रांसीसी समाज में सत्ता और समाज की हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को स्टेट कहते थे। आपको पता है अगर जो व्यक्ति पहली स्टेट में आते हैं तो उसकी हैसियत और सामाजिक सत्ता ज़्यादा होगी, जो दूसरे में आता है उसकी थोड़ा कम होगी, जो तीसरे में आता है उसकी थोड़ी और कम होगी। तो जो जो अगर पहली स्टेट में आता था उसका ज़्यादा हैसियत सामाजिक हैसियत और सत्ता होती थी, जो दूसरी में आता है उसकी थोड़ी कम होती थी और जो तीसरी में आते थे उनकी सबसे कम होती थी। फ्रांस का बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र क्यों था? क्योंकि फ्रांस का बास्टिल किला राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। बास्टिल के किले को लोग क्यों घृणा करते थे? इसका कारण था कि वो राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। तो बस आज मैंने फर्स्ट पेज के क्वेश्चन बनाए हैं, ये सब बच्चे लिख भी लेना और इन क्वेश्चनों को याद भी कर लेना। अगर ये आप सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको किसी भी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर पेज के पूरे क्वेश्चन निकालूंगी, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा।